अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इस वक्त फ़िलिस्तीन और इज़राइल से फिर एक बड़ी खबर आ रही है। इज़राइल ने इस वक्त फ़िलिस्तीन के सभी गुटों से पूरी तरह से हथियारों को छोड़ने के लिए कहा है और इसके लिए इज़राइल इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका जैसे बड़े देशों से फ़िलिस्तीन के सभी गुटों पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फ़िलिस्तीन में हमास के विदेश राजनीति के नेता खालिद मेसाल ने इज़राइल के इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हमास के राजनीतिक नेता खालिद मेसाल ने कहा है कि इज़राइल एक सदी से पूरे फ़िलिस्तीन को निरस्त्रीकरण करने की कोशिश कर रहा है और वह हर बार फ़िलिस्तीनी गुटों पर इल्ज़ाम लगाकर अमेरिका, यूरोप और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने यह दिखाने की कोशिश करता है कि फ़िलिस्तीनी गुट एक आतंकी संगठन है। लेकिन इज़राइल दुनिया को यह कभी नहीं बताना चाहता है कि फ़िलिस्तीनी गुट हथियार क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि इज़राइल अच्छी तरह से जानता है कि उसके फ़िलिस्तीन पर किए गए जुल्म और अत्याचार के खिलाफ हमास और फ़िलिस्तीन के गुटों ने उसी के लिए इन हथियारों को रखा है और वे अपने फ़िलिस्तीनी भाइयों को यहूदी कट्टरपंथियों से बचाव के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमास के नेता खालिद मेसाल ने कहा है कि फ़िलिस्तीनियों के किसी भी गुट के पास ऐसे हथियार नहीं है जिससे इज़राइल पर बड़ा हमला किया जा सके या फिर इज़राइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन फिर भी इज़राइल हमेशा अपने गुनाहों को छिपाकर हमास और फ़िलिस्तीनी गुटों के हथियारों को निरस्त करने की बात करता है और वह अमेरिका और यूरोप का सहारा लेकर फ़िलिस्तीनी गुटों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। खालिद मेसाल ने कहा कि ऐसा इज़राइल एक सदी से करता आ रहा है, जब से यहूदियों ने फ़िलिस्तीन में अपने पंजे गाड़े हैं। हालांकि अभी यहूदियों को फ़िलिस्तीन में आए एक सदी का वक्त नहीं हुआ है, लेकिन यहूदी एजेंट फ़िलिस्तीन में आने से पहले ही फ़िलिस्तीन को निरस्त्रीकरण के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और वह अब भी फ़िलिस्तीन के छोटे छोटे गुटों जो अपनी रक्षा के लिए अपने हाथों में हथियार लिए हुए हैं, इजरायली सेना के सामने डटकर खड़े रहने वाले इन फ़िलिस्तीनियों के हथियारों को निरस्त करना चाहता है। वहीं अभी एक महीने पहले भी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप से हमास को पूरी तरह से निरस्त करने के लिए अपनी बात को रखा था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को कुछ दिनों के मोहलत के साथ यह चेतावनी दिया था कि हमास अपने हथियार को पूरी तरह से डाल दे और वह पूरे तरह से अमेरिका के इस निरस्त्रीकरण का हिस्सा बने। लेकिन हमास के लीडरों ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को भी पूरी तरह से ठुकरा दिया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही हमास को धमकी देना बंद कर दिया और अब ट्रंप खुद ही हमास को कोई भी ऐसा राजनीतिक और चेतावनी भरा आदेश नहीं दे रहा है और इस वक्त ट्रंप पूरी तरह से फ़िलिस्तीन और गाज़ा को लेकर खामोश है, जिससे इज़राइल इस वक्त काफ़ी परेशान है कि अमेरिका युद्ध विराम कराने के बाद इस वक्त हमास पर इतना खामोश क्यों है और वह हमास पर बड़े एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ पैसों से ही मतलब है और वह गाज़ा में बोर्ड ऑफ पीस बनाकर दुनिया के सभी देशों को इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल करना चाहते हैं और ट्रंप सभी देशों से $1-1 अरब का फ़ीस भी लेना चाहता है, जिस पर इस वक्त दुनिया के सभी देश पूरी तरह से खामोश हैं और ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बनाए हुए हैं। इसी वजह से ट्रंप भी इस वक्त हमास और फ़िलिस्तीन को लेकर नरम पड़ गया है और ट्रंप को अब समझ में आने लगा है कि फ़िलिस्तीन में फालतू इंटरफेयर करने से उसे कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि इससे अमेरिका का साख पूरी दुनिया में इस वक्त और ख़राब हो रहा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इज़राइल को अंदर ही अंदर पूरा सपोर्ट कर रहा है और वह इस वक्त इज़राइल को फिर से फ़िलिस्तीन पर अंदर से हमले करने की इजाज़त दे चुका है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही अभी इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध विराम का समझौता करवाया था, लेकिन इससे कोई फ़ायदा न होने के बाद इस वक्त ट्रंप ने सीक्रेट मैसेज के जरिए इज़राइल को फिर से यह संदेश दे दिया है कि वह फिर से गज़ा पर बड़े हमले कर सकता है, जिसके बाद से अब इज़राइल का फिर से गज़ा पर हमला तेज हो गया है और इज़राइल इस वक्त पूरे गज़ा पर लगातार बमबारी कर रहा है। ठीक वैसा ही बमबारी इस वक्त इज़राइल गज़ा पर कर रहा है जैसा वह फ़िलिस्तीन के साथ चले 2 साल के जंगों में पूरे गज़ा पर करता रहा और पूरे गज़ा को बर्बाद कर दिया था। वहीं इस वक्त इज़राइल के गज़ा पर फिर से बड़े हमले जारी करने के बाद रोज़ फ़िलिस्तीन में इस वक्त इज़राइली हमलों में 30 लोगों के मारे जाने का खबर आ रहा है। यह एक फ़िलिस्तीनियों के मारे जाने का एवरेज सर्कल है, जिसमें इस वक्त हर दिन 30 फ़िलिस्तीनी लोग इज़राइली हमलों में मारे जा रहे हैं। वहीं फ़िलिस्तीन में हमास के राजनीतिक विदेश नेता खालिद मेसाल ने कतर की राजधानी दोहा में
अल जज़ीरा के फोरम में बातचीत करते हुए कहा कि अगर यहूदियों और फ़िलिस्तीन के बीच एक डील होता है जिसमें यह तय किया जाए कि यहूदियों की तरफ से फ़िलिस्तीन पर अब कोई हमला नहीं होगा, चाहे वह छोटा हमला हो या फिर इजराइल के तरफ से किए जा रहे बड़े हवाई हमले हो, हर तरह के हमले इजराइल पूरी तरह से फ़िलिस्तीन और गज़ा पर बंद करेगा। और इसके लिए खालिद मिसाल ने यह भी कहा है कि इस डील में तुर्की, कतर और मिस्र जैसे देश का होना बहुत ज़रूरी है। खालिद मिसाल ने कहा कि अगर यहूदियों के साथ फ़िलिस्तीन का कोई ऐसा डील होता है जिस पर यहूदी इस बात पर राज़ी हो जाते हैं और इस डील में तुर्की, कतर और मिस्र जैसे देश अमेरिका के साथ शामिल होते हैं, तो वह अपने सभी फ़िलिस्तीनी गुटों को हथियार छोड़ने पर राज़ी कर लेंगे। लेकिन खालिद मिसाल ने यह भी कहा है कि वह ऐसा तभी करेंगे जब यहूदियों के साथ कोई ऐसा डील हो। हमास के विदेश राजनीतिक नेता खालिद मिसाल ने कहा कि अगर फ़िलिस्तीनी गुटों ने बिना कोई डील के अपने हथियारों को छोड़ दिया तो फिर इजराइल के यहूदी सेटलर्स और इजराइल की आतंकी सेना फ़िलिस्तीनियों का खुला शिकार करना शुरू कर देगा। हालांकि इस वक्त भी इजराइल फ़िलिस्तीनियों पर हवाई हमला और ज़मीनी हमला करके उनका शिकार अभी भी कर रहा है। हमास के नेता खालिद मिसाल ने यह भी बताया कि इजराइल के यहूदी सेटलर्स और इजराइल की आतंकी सेना फ़िलिस्तीनियों को जानवर के तरह ही समझते हैं, इसीलिए वह फ़िलिस्तीनी गुटों को पूरी तरह से निहत्थे करके उनका शिकार करना चाहते हैं। वहीं इस वक्त संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान जारी करके बताया है कि इजराइल द्वारा फ़िलिस्तीन और गज़ा पर किए गए 2 साल तक हमले में गज़ा के लगभग 92% हिस्से पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं और गज़ा में इस वक्त सिर्फ 7 से 8% हिस्सा ही सही सलामत बचा हुआ है। इसी चीज़ से गज़ा में मरने वाले लोगों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि गज़ा में उस वक्त 20 लाख लोग रहते थे और इजराइल ने 92% हिस्से को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसमें इंटरनेशनल आंकड़ों में फ़िलिस्तीन में इजरायली हमलों में 75,000 लोग मारे गए हैं। लेकिन अगर एक्चुअल तौर पर देखा जाए तो असल में फ़िलिस्तीन में 2 से 2.5 लाख लोगों की मौतें हुई है और लगभग इस वक्त इतने ही लोग बुरी तरह से घायल भी हैं। वहीं WHO ने इन फ़िलिस्तीनियों को पूरी तरह से सही करने में लगभग 1 साल के वक्त लगने का समय बताया था। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त फ़िलिस्तीन में घायलों की इस वक्त कितनी बड़ी तादाद है, जिसका इलाज करने में 1 साल तक का समय लग सकता है। वह भी पूरे इंतजाम और रेगुलर सुविधाओं के साथ किया जाए तब जाकर 1 साल का समय लगेगा। लेकिन इजराइल इस वक्त जिस तरह से इंटरनेशनल स्वास्थ्य विभाग जो फ़िलिस्तीन में फ़िलिस्तीनियों की मदद कर रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहा है, अगर इस तरह चलता रहा तो फिर घायल फ़िलिस्तीन खुद ब खुद बिना इलाज के ऐसे ही मारे जाएंगे। वहीं इजराइल ने ईरान पर भी एक बड़ा बयान दे दिया है। हालांकि इजराइल यह बातें ईरान के खिलाफ पहले से ही करता था, लेकिन वह खुलकर कभी ईरान से डायरेक्ट इस बात को नहीं कहा कि ईरान अपने मिसाइल क्षमता को पूरी तरह से ख़त्म कर दे। लेकिन वहीं अब इजराइल ने ईरान से सीधे तौर पर कहा है कि वह अपने मिसाइल क्षमता को पूरी तरह से ख़त्म कर दे। इजराइल ने कहा है कि अगर ईरान ऐसा नहीं करता है और वह लगातार अपने मिसाइल क्षमता को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो यह इजराइल के लिए एक खतरा है, जिस पर इजराइल ने ईरान को कहा है कि ईरान के इस बढ़ते मिसाइल के खतरों को ख़त्म करने के लिए इजराइल ईरान पर बड़े हमले कर देगा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका को भी मुखातिब करते हुए कहा है कि या तो अमेरिका ईरान के बढ़ते मिसाइल तकनीक को बैन करे, अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता है तो फिर खुद इजराइल ईरान के मिसाइल सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ईरान पर बड़ा हमला करेगा। इजराइल का यह अब तक का ऑफिशियल बयान है, जिसमें उसने ईरान के मिसाइलों को लेकर डायरेक्ट तौर पर ईरान को धमकी दिया है। वहीं मैंने आपको कल के रिपोर्ट में भी बताया था कि अमेरिका ने भी कल ईरान को अपने मिसाइल सिस्टम को बंद करने के लिए कहा था। हालांकि अमेरिका इजराइल के दबाव में ही ईरान पर परमाणु समझौता करने और अपने मिसाइल को बंद करने पर लगातार दबाव बना रहा है, जबकि अमेरिका अच्छे से जानता है कि ईरान के परमाणु बम बना लेने से या ईरान के मिसाइल तकनीक और मजबूत हो जाने से ईरान कभी भी डायरेक्ट अमेरिका पर हमला नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका अक्सर इजराइल को बचाने के लिए ही ईरान को अपना टारगेट बनाता है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि जैसे जैसे ईरान ताकतवर होता जाएगा वह इजराइल पर दबाव बनाएगा और वक्त आने पर इजराइल को अटैक करके तबाह कर देगा। इसीलिए मिडिल ईस्ट में अपने इत्तेहादी इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अभी के हालात ऐसे हैं कि अमेरिका ईरान पर हमले करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर चुका है,
जिसमें अमेरिका समुद्री रास्तों के साथ साथ ईरान पर ज़मीन की रास्ते से भी हमले करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें इस वक्त अमेरिका आर्मेनिया और उसके पड़ोसी देश साइप्रस में लगातार अपने मिलिट्री मूवमेंट को बढ़ा रहा है, जिससे यह साफ पता चल रहा है कि अमेरिका समुद्र के रास्तों के साथ साथ आर्मेनिया के ज़मीन से भी ईरान पर बड़ा हमला करने जा रहा है। वहीं इस वक्त ईरान भी अपने आप को पूरी तरह से डिफेंस के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में हुए बातचीत पूरी तरह से फेल हो गया है, जिसमें ईरान ने अमेरिका के कई शर्तों को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से ही अमेरिका इस वक्त ईरान पर बुरी तरह से भड़का हुआ है और अब वह पूरी तरह से इजराइल और यूरोपीय देश ब्रिटेन, जर्मनी के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा है। जिसके बाद देखना यह है कि ईरान जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमेरिका पर हमला करता है या फिर अपना गुस्सा निकालने के लिए ईरान इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। यही वजह है कि इजराइल इसी बात को लेकर डरा है कि जिस तरह से इस वक्त ईरान अपने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, वह आने वाले वक्त में इजराइल पर ऐसे हमले करेगा जिससे इजराइल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और पिछले बार ईरान और इजराइल में चले युद्ध में हम सब ने देखा था कि ईरान के मिसाइलों ने इजराइल में किस तरह से तबाही मचाया था, लेकिन इजराइल के इन बातों से ईरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों को जब ईरान पूरी तरह से इनकार कर सकता है, तो फिर इजराइल की क्या ही औकात है कि वह ईरान को उसके मिसाइल सिस्टम को बंद करने की बातों को मनवा ले। अब देखना यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका ईरान पर कितना बड़ा हमला करने जा रहा है। आने वाला 24 घंटा इस वक्त मिडिल ईस्ट और ईरान के लिए काफ़ी नाजुक है।